हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हिंदी का गद्य साहित्य के भाग 2 को यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने भाग 1 बनाया था जिसमें गद्य की शुरुआत किस प्रकार से हुई उसको हम लोगों ने देखा था। उसी क्रम में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी गद्य शैली में युगांतर। अभी तक हिंदी गद्य के स्वरूप, निर्माण एवं विकास के 2 ही प्रमुख स्रोत थे। एक तो धार्मिक संस्थाएं और दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज। इन दोनों में अंग्रेजों की प्रतिकूलता के कारण फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडितों से हिंदी गद्य को अपेक्षित शक्ति न मिल सकी। फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडितों की बात हो रही है, यानी कि लल्लू लाल और सदल मिश्र की बात हो रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आगे देखिए, धार्मिक संस्थाओं को जनता के निकट पहुंचना था, अतः उन्हें हिंदुई का आधार लेना पड़ा। यानी उस समय जो क्रिश्चियन वाली जो कम्युनिटी आ रही थी, जो अंग्रेजों के जरिए आ रही थी, धार्मिक संस्थाएं, उनको हिंदुओं तक पहुंचना था, तो इसलिए उनको हिंदुई का आधार लेना पड़ गया था। किंतु उनके द्वारा भी हिंदी गद्य को ना तो प्रवणता मिली ना स्थिरता। हिंदी गद्य के सामने संघर्ष और गत्यवरोध की विषम स्थिति उपस्थित थी। अब समस्त उत्तरी भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। वे अपनी भाषा एवं साहित्य का प्रचार चाहते थे, यानी कि अंग्रेज जो थे वो अपनी भाषा और साहित्य का प्रचार चाहते थे, और मुसलमानी जनता उर्दू एवं अरबी फारसी के पक्ष में थी। तो अब हिंदी गद्य को जनबल के अतिरिक्त अन्य किसी का सहारा नहीं था। इस समय भाषा के विकास में 3 प्रमुख माध्यम कार्य कर रहे थे: शिक्षा संस्थाएं, समाचार पत्र और कचहरियां। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 1800 के समय की बात हो रही है। तो किस तरीके से मतलब हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जनता आगे बढ़ाए, उसके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं रह गया था, क्योंकि अंग्रेज अपनी भाषा चाहते थे, मुसलमान अरबी फारसी और उर्दू चाहते थे। अब बस बच गए हिंदू जो जनता थी वो ही रह गए जो कि हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते थे। और उस समय जो ये तीनों चीज़ें थी, शिक्षा संस्थाएं और समाचार पत्र और कचहरियाँ, इनके ही थ्रू हिंदी जो है आगे बढ़ सकती थी। तो देखिए, शिक्षा संस्थाएं, कंपनी सरकार के समय में भी शिक्षा का प्रबंध किया गया था। देश की जनता को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने की आवश्यकता कंपनी सरकार को भी महसूस हुई थी, और उसने जनता की भाषा में ही इस ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ किया था। कोलकाता बुक सोसाइटी 1817 ईस्वी में, आगरा कॉलेज 1823, बरेली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, आगरा नॉर्मल स्कूल की स्थापना कंपनी की इस नीति के आधार पर हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय की जो शिक्षा संस्थाएं थी उसमें भी थोड़ा बहुत हिंदी को लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चूंकि अंग्रेजों का समय था तो बहुत ज्यादा हिंदी को महत्व नहीं मिल पा रहा था। आगे है कचहरियों की भाषा। सन 1836 ईस्वी के पहले कचहरियों की भाषा फारसी थी। 20 नवंबर 1837 ईस्वी को एक कानून पास करके फारसी को हटा दिया गया और उसके स्थान पर प्रदेशीय भाषाओं के प्रयोग को मान्यता दी गई। तो फ्रेंड्स, एक बार एक क्वेश्चन मैंने देखा था, किस एग्जाम में था, कि कब से किस सन से कचहरियों की जो भाषा थी उसको फारसी हटा करके प्रदेशी भाषाओं को कर दिया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन था, उसमें सही आंसर 1837 हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। किंतु सदर दीवानी अदालत तथा संयुक्त प्रांतीय अदालतों में हिंदुस्तानी का प्रयोग होता रहा। हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य उर्दू से था। इस प्रकार सन 1837 ईस्वी के बाद सरकारी दफ्तरों और कचहरियों में नागरिक का प्रायः बहिष्कार सा हो गया। इन दफ्तरों में उर्दू अरबी फारसी मिश्रित, ठीक है, उर्दू मतलब अरबी फारसी मिश्रित भाषा का ही प्राधान्य रहा। इसी ओर लक्ष्य करते हुए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ने कहा था, शुद्ध हिंदी चाहने वालों को हम यकीन दिला सकते हैं कि जब तक कचहरी में फारसी हरफ जारी है, इस देश में संस्कृत शब्दों को जारी करने की कोशिश बेफायदा होगी। तो ये जो कथन है ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। आगे देखिए, समाचार पत्र। मतलब कि हिंदी को आगे बढ़ाने में उस समय समाचार पत्र भी बहुत मदद कर रहे थे। समाचार पत्रों के प्रकाशन से हिंदी गद्य को बल प्राप्त हुआ। सन 1826 में युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ते से उद्दंत मार्तंड नामक हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो यहाँ से जो बात ध्यान में रखने वाली बात है, एक तो युगल किशोर, कहीं कहीं फ्रेंड्स जुगल भी लिखा रहता है, ठीक है, तो पहले य और ज ऐसा लोग मिला के बोलते थे ना, युग को जुग बोल देते थे, तो उसी आधार पर यहाँ पर युगल किशोर की जगह जुगल किशोर भी रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। युगल किशोर ने जो है
उदंत मार्तंड निकाला, ये बात। दूसरा ये साप्ताहिक पत्रिका थी, यहाँ पर साप्ताहिक होगा, गलत प्रिंट हो गया है, साप्ताहिक पत्रिका थी और 1826 में आई थी सबसे पहली, ठीक है। यह 1 वर्ष बाद ही बंद हो गया। इसमें प्रयुक्त हिंदी गद्य को व्यवहारिक हिंदी गद्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उसके बाद 1829 में बंगदूत नामक पत्र निकला। यह हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी और बंगला में भी प्रकाशित होता था, बंगदूत, ठीक है। सन 1845 में बनारस से गोविंद रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में बनारस अखबार प्रकाशित हुआ। इसकी भाषा का झुकाव पूर्णतः उर्दू की ओर था। फलतः 1850 में इसके विरोध में बनारस से ही तारा मोहन मैत्र के संपादकत्व में सुधाकर का जन्म हुआ। तो यानी कि ये जो उर्दू को बहुत महत्व देते थे बनारस अखबार में। तो देखिए, ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा अखबार था जिसमें उर्दू भाषा को महत्व दिया जाता था। देखिए, बनारस अखबार हो गया ना। उसके बाद है, यहाँ से याद रखना, 1850 में तारा मोहन मैत्र ने सुधाकर पत्रिका निकाली। इसके थोड़े ही दिनों बाद कलकत्ते से ही सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। हिंदी का पहला दैनिक पत्र, ठीक है। यानी कि अभी जो उदंत मार्तंड है वो साप्ताहिक था, ये दैनिक में समाचार सुधा वर्षण है, श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला था 1854। तो ये सारी बातें हम लोग को बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। दैनिक जीवन के अधिक निकट होने के कारण इसकी भाषा बोलचाल के अत्यंत निकट थी। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये जो पत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये किस तरीके से हिंदी को आगे बढ़ाने में उस वक्त ये सारे पत्र मदद कर रहे थे। बस इसलिए इतनी थोड़ी ही जानकारी यहाँ पर है। जब हम लोग पत्र विधा को पढ़ेंगे तो पूरे सारे पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए, भारतेंदु के आगमन के पूर्व हिंदी के विकास के लिए कई शक्तियां कार्य कर रही थी, किंतु भाषा विषयक नीति निर्धारण एवं उसके स्वरूप पर स्थायी प्रभाव डालने में जिन व्यक्तियों का अधिक हाथ रहा, उनमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह प्रमुख हैं। भारतेंदु के पहले ये दोनों लोग प्रमुख हैं, ठीक है। और इन दोनों लोगों के पहले भी हम लोगों ने लल्लू लाल और सदल मिश्र को पढ़ा है, पिछले वीडियो में देखा था। आगे देखिए, राजा शिव प्रसाद इनका है 1823 से लेकर के 1895। राजा साहब जहां तक लिपि का प्रश्न था, देवनागरी पसंद करते थे, किंतु भाषा के संबंध में उनका रुख कुछ दूसरा ही था। वे हिंदी को उर्दू बना देना चाहते थे। स्पष्ट इन्होंने सदैव शिष्ट जन समुदाय को दृष्टि में रखना उचित समझा, इसलिए हिंदी के गंवारूपन को निकालने के लिए उसमें अरबी फारसी शब्द का समावेश उन्हें उचित प्रतीत हुआ। ऐसा करने के लिए बहुत कुछ ये बाध्य भी थे। सरकारी नीति से अलग भाषा के विषय में उनकी अपनी नीति हो भी नहीं सकती थी, ठीक है। तो देखिए, ये बात भी ध्यान में रखने वाली कि कौन थे जो कि हिंदी को उर्दू बना देना चाहते थे, यानी कि ये उर्दू को महत्व देते थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। इनकी देखिए जो रचनाएं हैं, आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयंबोध उर्दू, बामा मनोरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ये इनको पढ़ लेना और थोड़ा सा ध्यान में भी रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि क्रम से लगाने वाले में यहाँ से ही कोई रचना उठा ली जाती है और बाद की रचनाओं को उसके पीछे लगा दिया जाता है। तो उस समय अगर पता रहेगा कि ये इनकी रचना है, काफी पहले ये आए थे, भारतेंदु से भी पहले, तो क्रम में उसको ही हम लोग पहले रखेंगे। तो एक बार ये बिल्कुल ध्यान से हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। और जो शुरू के जो 2 लाइन में है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुटका हो गया, इतिहास तिमिरनाशक हो गया, भूगोल हस्तामलक कई बार पूछा जाता है, आलसियों का कोड़ा, ये सिर्फ ये देकर के भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से हमें पढ़ना है। आगे है राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए, शिव प्रसाद, जो ये राजा शिव प्रसाद हैं, ये पहले आ रहे हैं और राजा लक्ष्मण सिंह बाद में आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है हमें।
और वैसे भी शिव जी पहले हैं और लक्ष्मण जी तो बाद में अवतार लिए थे, तो इस बात से भी इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। ये 1826 है और 1896 तक है ये। राजा लक्ष्मण सिंह का भाषा विषयक आदर्श राजा शिव प्रसाद से सर्वथा विपरीत था। उन्होंने अपने पत्र प्रजा हितैषी में, देखिए इनका पत्र है प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का, में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया। शकुंतला नाटक जो कि 1861 में आया था, रघुवंश 1878 और मेघदूत 1882, इन तीनों अनुवाद ग्रंथों में भी उन्होंने अपना भाषा विषयक आदर्श वही रखा, यानी कि संस्कृत निष्ठ भाषा इनको पसंद थी। और ये जो ये शकुंतला नाटक है, यह विज्ञान शाकुंतलम का ही अनुवाद है। अपना मत स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। तो ये क्या बता रहे हैं कि इसको कौन बोलता था, मुसलमान बोलते थे, और फारसी पढ़े हुए हिंदू यानी कि जो उस समय के पढ़े लिखे हिंदू होते थे वो उर्दू भाषा बोलते थे। हिंदी में संस्कृत के बहुत पद आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के पद आते हैं, ठीक है, परंतु कुछ आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों बिना हिंदी, अरबी फारसी के शब्द बिना हिंदी ना बोले जाएं, और न हम उन भाषा को हिंदी कहते हैं जिनमें अरबी फारसी के शब्द भरे हैं, यानी कि ये उस भाषा को हिंदी नहीं कहते हैं जिसमें ढेर सारे अरबी फारसी के शब्द भरे हुए हों। तो फ्रेंड्स, ये जो शुरू की लाइन है ना, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यही पूछा जाता है, इसको ही देकर पूछा जाता है कि ये किसने ये लाइन कही है। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। आगे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1850 से 85, सिर्फ 35 साल उम्र थी इनकी। भारतेंदु ने हिंदी गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सन 1883-84 ईस्वी के लगभग हिंदी भाषा नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की थी। भारतेंदु ने अपने नाटकों में एक ओर तो तद्भव एवं देशज शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया, दूसरी ओर जनजीवन में घुले हुए विदेशी शब्दों से कोई खास परहेज भी नहीं किया। भारतेंदु के समसामयिक अधिकांश लेखकों ने इस शैली को अपनाया, किंतु खेद है कि आगे चलकर बंगला के अनुवादों तथा आर्य समाज की एकांत संस्कृत निष्ठा के कारण भाषा का यह रूप अधिक मान्य न हो सका। यानी कि जो आर्य समाजी लोग थे वो संस्कृत को ही महत्व देते थे, ठीक है। भाषा के आदर्श रूप की प्रतिष्ठा करने पर भी भारतेंदु उसका पूर्ण परिमार्जन न कर सके, वे भी पंडिताऊपन से पीछा न छुड़ा सके। ब्रजी का प्रभाव बना रहा, पूर्वी प्रयोग होते रहे। यह परिमार्जन आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथों संपन्न हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो कुछ बातें हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखने वाली क्या है कि जो भारतेंदु थे उनके समय तक भी भाषा का बहुत अच्छा रूप नहीं हो पाया था, ठीक है। ब्रजी भाषा का प्रयोग होता था, पूर्वी प्रयोग होते थे। तो और इनके ही समय में जगन्नाथ दास रत्नाकर थे ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो आधुनिक ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि भारतेंदु के समय में ब्रज भाषा का भी प्रयोग होता था। तो हिंदी का एक अच्छा रूप नहीं आ पाया था, वो तो आगे चलकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के से ही आया था, उन्होंने ही लाया था हिंदी का एक स्वरूप जो होना चाहिए। यह सब होने पर भी हमें भारतेंदु के इस कथन को स्वीकार करना होगा कि हिंदी नए चाल में ढली। देखिए, ये हरिश्चंद्र मैगजीन में 1873 में ये लाइन इन्होंने कही थी कि हिंदी नए चाल में ढली। हिंदी की यह नई चाल उसे व्यवहारिक रूप देने में समर्थ हुई। हिंदी में अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता दृष्टिगत हुई। यानी कि इनके समय तक क्या हो गया था कि हिंदी जो थी और भाषाओं से भी शब्दों को लेकर के ग्रहण कर रही थी और धीरे धीरे विकसित हो रही थी, पर अच्छा स्वरूप इनका उस समय भी नहीं आया था, वो आगे चल करके आया महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में। आगे देखिए, भारतेंदु के समसामयिक लेखकों का योगदान। भारतेंदु के समय में जो लेखक थे उनका क्या योगदान है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र 1856 से लेकर के 1894। मिश्र जी, यहाँ पे मिश्र होगा, मिश्र जी का भाषा विषयक आदर्श लगभग वैसा ही था जैसा भारतेंदु का। ऊपरी दृष्टि से दोनों में अधिक अंतर नहीं प्रतीत होता, किंतु मिश्र जी की भाषा अधिक चलती हुई थी। इनके लेख प्रायः आत्माव्यंजक हैं
फलतः उनमें मनोरंजन की प्रवृत्ति एवं स्वच्छंद दृष्टिकोण स्वाभाविक है। इसलिए इनकी भाषा में यथाअवसर अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में, भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। तो ये रामविलास शर्मा का कथन है इनकी भाषा के बारे में। आगे देखिए बालकृष्ण भट्ट। फ्रेंड्स, बालकृष्ण भट्ट को हम लोग काफी बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये बात ध्यान में रखनी है कि ये भारतेंदु से बड़े थे। ठीक है, भारतेंदु जी 1850 में आए थे और ये उनसे 6 साल बड़े थे, 1844 में ही आ गए थे बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी अपने समय के सर्वाधिक प्रगतिशील और यथार्थवादी लेखक थे। साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास मानने वाले भट्ट जी अपने समय की सीमा से बहुत आगे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किसने माना है, तो बालकृष्ण भट्ट हो गए। अपना भाषा विषयक दृष्टिकोण प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है, बहुत से लोगों का मत है कि हिंदी पढ़ने लिखने की भाषा से यावनिक शब्दों को बीन बीन कर अलग करते रहें। कोलकाता और मुंबई के कुछ पत्र ऐसा करने का यत्न भी कर रहे हैं, किंतु ऐसा करने से हमारी हिंदी बढ़ेगी नहीं, वरन दिन दिन संकुचित होती जाएगी। भाषा के विस्तार का सदा यह क्रम रहा है कि किसी भी देश के शब्दों को हम अपनी भाषा में मिलाते जाएं और उसे अपना करते रहें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही थी उस समय। देखिए आगे हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923। चौधरी जी का भाषा विषयक आदर्श मिश्र तथा भट्ट जी से थोड़ा भिन्न था। अरबी, फारसी या अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के पक्ष में ये नहीं थे। ये केवल तत्सम एवं तद्भव शब्दों के प्रयोग में ही भाषा सौंदर्य देखते थे। चौधरी जी की भाषा की बड़ी विशेषता उसकी कलात्मकता है। इसके लिए इन्होंने सानुप्रासिक पद योजना की है। इनकी कलात्मक रुचि ने भाषा में रंगीनी लाकर हिंदी गद्य को अलंकृत एवं काव्यमय बना दिया। यहाँ तक कि आनंद कादम्बिनी में समाचार भी इसी रंगीन गद्य में ही छपते थे। तो आनंद कादम्बिनी इनकी है प्रेमघन की। आगे देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899। ठाकुर साहब की भाषा के विषय में आचार्य शुक्ल का यह कथन ध्यान देने योग्य है। फ्रेंड्स कहीं पर कुछ गलत प्रिंट हो गया है तो उस पर ध्यान ना दें। कथन होगा यहाँ पर, ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली, शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उनमें लंबे लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंग स्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा के संबंध में ये शुक्ल जी का कथन है। आगे है बाल मुकुंद गुप्त, बहुत महत्वपूर्ण है, 1865 से लेकर 1907। भारतेंदु की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गद्य लेखकों में बाबू बाल मुकुंद गुप्त का स्थान विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। गुप्त जी को भारतेंदु एवं द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि कौन है जो भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में माने जाते हैं, तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। हिंदी गद्य के परिमार्जन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य द्विवेदी से अनिस्थिरता शब्द के प्रयोग को लेकर आपने जो विवाद खड़ा किया था उसका ऐतिहासिक महत्व है। तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है। उन्होंने अपने भाषा और व्याकरण लेख में एक जगह पे अनिस्थिरता शब्द को यूज कर लिया था, तो उस पर बाल मुकुंद गुप्त ने जो है उनको आत्माराम की टेंटे लिख करके उनका जो है कि मतलब उन्होंने गलत शब्द प्रयोग किया है, इसके बारे में काफी कुछ लिखा। तो उस चीज की यहाँ पर बात हो रही है। द्विवेदी जी ने बाद में सरगो नरक ठिकाना नाही करके उनकी बातों का जवाब दिया था एक लेख लिख करके। तो उस यहाँ पे उसकी बात हो रही है। शुक्ल जी की बुक में जब हम लोग आगे आधुनिक काल को पढ़ेंगे तो वो डिटेल हम लोग यहाँ पर उसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए, इस विवाद के बाद हिंदी गद्य लेखन में अधिक सावधानी बरती जाने लगी। हिंदी गद्य शैली को व्यवहारिक
चुस्त, चुटीली, ओजस्वी, व्यंग्यपूर्ण तथा प्रवाहमयी बनाने में आपको सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। आपके गद्य में ओजस्विता एवं प्रखरता है। कहीं कहीं तो आपके वाक्य द्विवेदी जी के वाक्यों से अधिक चुस्त हैं। आगे हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी। हिंदी गद्य के निर्माण में द्विवेदी जी के ऋण को स्वीकार करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं, पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋण ही रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखा दिखाकर लेखकों को बहुत सावधान कर दिया। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एग्जाम में आई हुई लाइन भी है और आगे भी आ सकती है कि ये लाइन किसने कही थी, नीचे की 2 लाइन। आगे है, आचार्य द्विवेदी ने देखिए भाषा की स्थिति की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित किया था, ये काम किया। विराम चिन्हों के प्रयोग तथा लेखकों को पैराबद्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने प्रांतज शब्दों के स्थान पर व्यापक स्वीकृति वाले शब्दों के प्रयोग पर अधिक बल दिया था। अश्लील शब्दों के प्रयोग का घोर विरोध किया था और हिंदी गद्य को सरल तथा कहानी कहने के से ढंग में ढालकर एक निश्चित रूप देने की चेष्टा की थी। तो ये सारा काम इन्होंने किया था उस समय, तब जाकर के भाषा का रूप जो है वो अच्छा बन पाया था। वस्तुतः हिंदी गद्य में जो कुछ भी एक रूपता आ सकी उसका बहुत बड़ा श्रेय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा भाग 2 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, निबंध, नाटक, कहानी, इन सारी विधाओं को देखते चलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।